राधे राधे सभी को। आशा है आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे और घर पे इस समय पढ़ रहे होंगे। आज जो हम मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज़ लगाने जा रहे हैं वो रहने वाली है 11 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 के 25 क्वेश्चन। तो बिना देरी करे ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और बढ़ने से पहले आपको पता है जो कि हमारा श्लोक है, थीम श्लोक इस सीरीज़ का, जो ये कहता है कि आपको अपने एक्शन पे फोकस रखना है, अपने माइंडसेट पर ध्यान देना है, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी, आउटकम की टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो मैथ्स का क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है ये। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एम एन एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू पी आर एंड क्यू आर। और ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया दे रखा है 46 सेंटीमीटर है स्क्वायर। तो कुछ डायग्राम बना देता हूँ इजी समझाने के लिए। ठीक है, ये मान लो ये ट्राइंगल है पी क्यू आर और इनके ये मिड पॉइंट है, इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है। तो इन तीनों को कनेक्ट करके एक ट्राइंगल बनाया गया है इस तरह से, एम एन और आर एस। ठीक है, तो आपको पता है कि क्या पता है कि जब मिड पॉइंट से कनेक्ट होकर ट्राइंगल बनता है तो वो उस ट्राइंगल को 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब एक रेशियो ये होगा, एक रेशियो ये होगा, एक रेशियो ये होगा, एक रेशियो ये होगा। ठीक है, चारों जो रेशियो हैं वो इक्वल रहता है, चारों का एरिया इक्वल रहता है। आपसे पूछा गया है पी क्यू आर का एरिया देखा है, ट्राइंगल बड़े वाले पी क्यू आर का एरिया देखा है 46। आपसे पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम एन आर क्यू। एम एन आर क्यू मतलब एम एन आर और क्यू, इसका एरिया आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखो आपको पता है 3 पोर्शन कवर कर रहा है ये, टोटल कितने हैं 4 पोर्शन है। ठीक है, और चारों का एरिया कितना है, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है 46 है। कट करके निकाल लो, ये 4 से कट होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा। तो ये 69/2, 69/2 कितना होता है, वो होता है 34.5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये पूछता है। ठीक है, जब भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से एक ट्राइंगल को हम फॉर्म करते हैं तो वो ट्राइंगल जो है बाकी सब ट्राइंगल के साथ इक्वल एरिया, इक्वल रेशियो में एरिया शेयर करता है। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ सैलरी ऑफ अ वर्कर इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 12%, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। 10% इंक्रीमेंट होगा, 13% इंक्रीमेंट होगा, 10% डिक्रीज होगा या 13% डिक्रीज होगा। अब देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सक्सेसिव जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है x+y+xy/100। या तो आपको ये फॉर्मूला पता हो। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट का मैंने बताया था आपको, यहाँ पे माइनस आ जाता है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसमें ये फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ देखो 25% इंक्रीज़ है तो +25 मान लो, और 12% डिक्रीज़ है तो -12। ऐसे ही पुट कर दो, +25 इंटू -12/100। ये कट गया 4। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, 4 तिया 12, ये भी कट गया। तो ये गया 25 -12 -3, यानी कि 10, वो भी पॉजिटिव में आ रहा तो मतलब 10% इंक्रीज होगा। प्लस का आ रहा ना 10। ठीक है, 25 - 15। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है आप बेसिक तरीका लगा लो। दूसरा मेथड क्या है, आप बेसिक तरीका लगा लो जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन को करते हैं। मान लो कि आपकी सैलरी थी 100, 100 में क्या हुआ, पहले हुआ 25% इंक्रीज, 25% बढ़ गया तो सैलरी कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। 125% होगी। अब उसने बोला कि उसमें उसके बाद डिक्रीमेंट हुआ 12% का, तो 12% डिक्रीमेंट हुआ तो कितनी बची, 88% बची होगी। किसकी, 125 की। कट कर लो, 5 4 22 कितना आ गया, 110 आ गया।
तो ओवरऑल क्या हुआ, 100 से 110 तक पहुंचा, क्या हुआ, तो +10 हुआ, +10 मतलब कि +10% का इंक्रीमेंट हुआ। या तो ये तरीका है, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अगर आप फॉर्मूला याद कर रहे हैं तो सक्सेसिव प्रॉफिट या लॉस में x + y + xy/100 होता है, लेकिन अगर सक्सेसिव डिस्काउंट का निकालना है, मैं लिख देता हूँ एक बार, सक्सेसिव डिस्काउंट का अगर निकालना है तो उसमें x + y - xy/100 होता है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है पाइप P यूजुअली फिल्स अ टैंक इन 10 आवर्स। एक पाइप है, P नाम है उसका, वो 6 घंटे में पानी भर देता है, बट ड्यू टू अ लीक, एक लीक है एट द बॉटम ऑफ द टैंक, इट टेक्स एक्स्ट्रा 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा लेता है। मतलब P पाइप जो है वो 6 घंटे में भरता है, लेकिन P के साथ अगर कोई लीक है तो वो 2 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, मतलब वो 8 घंटे में भरता है। समझे? अब टोटल एलसीएम ले लो, तो टोटल वर्क मान लो, टोटल वर्क मान लो 48। इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 8, इसकी एफिशिएंसी है 6। तो मतलब क्या है, जो लीक है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, उसकी एफिशिएंसी 2 होगी। समझ रहे हो, -2 मान लो। ठीक है, 8 से 8 की एफिशिएंसी से ये भरता है, लेकिन 6 से ये भर रहा है, तो लीक की कितनी होगी, लीक की -2 होगी। क्लियर? उसने बोला कि अब टैंक हो गया फुल, तो देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी दी टैंक ड्यू टू लीक। लीक से एम्प्टी कितनी देर में होगा अगर टैंक फुल हो गया, तो टैंक फुल कितना है, 48 है पूरा टैंक जो है, और लीक कितनी एफिशिएंसी काम कर रहा है, 2 की एफिशिएंसी से, टाइम कितना लेगा, 24 घंटे लेगा पूरा खाली करने में। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन में एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो माइनस साइन मैंने लगाया ये आपको समझाने के लिए लगाया कि ये लीक है। ठीक है, लेकिन एफिशिएंसी कभी भी माइनस में नहीं होती है, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए लगाया। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से समझना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है ना। नहीं तो आप सोचो कि यहाँ पर माइनस लगा दो, यार ये -24 घंटे के, 24 घंटे माइनस में कैसे आएगा, तो ये चीज़ नहीं करनी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ समझाने के लिए लगाया मैंने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ cosec 56, cos 34 माइनस cos 59 और cosec 31। अब मैंने आपको फॉर्मूला कराए हैं, फॉर्मूले क्या कराए हैं, मैंने आपको बताया है कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है sin थीटा। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि ये किसका उल्टा होता है, ये होता है 1/sin का उल्टा। ठीक है, वैसे ही cosec किसका हो गया, 1/sin 31 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो 1/sin 31 ये हो गया, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/sin 90 माइनस 34। ठीक है, sin 90 माइनस 34 कितना होता है, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, मतलब cos 34। तो ये cos से आपका वो वाला cos कट जाएगा क्योंकि अपॉन में है। सेम उसी तरह से इसको जब उल्टा करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, तो 1 - 1 कितना होता है, वो होता है 0। समझ में आई? तो हमने बेसिकली ये 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ये हम बहुत बार कर चुके हैं, तो आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन आपको देख के ही विदिन सेकंड आंसर निकालना है, विदिन सेकंड्स। ठीक है, आप ये नहीं इसको सॉल्व लिखने बैठ जाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात थी, कॉसेक का उल्टा 1/sin था, आपको पता है साइन कॉस में चेंज हो जाए तो कॉस और कॉस कट जाएगा यहाँ से, तो ये 1 आ जाएगा। सेम यहाँ से यहाँ कॉसेक साइन में चेंज हो जाएगा तो कॉस कॉस यहाँ से कट जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और क्या पता, और हाँ ये चीज़ भी अगर शायद नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, कॉसेक जो है वो 1/sin होता है, और सेक जो होता है वो 1/cos होता है। ठीक है, ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं आपस के, जैसे tan और cot होते हैं ना, वैसे ही ये भी रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा टेबल का है। टेबल में हमें 5 कार मैन्युफैक्चरर का डेटा दे रखा है फ्रॉम 2016 टू 2020।
ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरर M2। M2 कहाँ है भैया, M2 हमारा ये रहा, इसकी सेल देखनी है। और टोटल नंबर ऑफ सेल M4, M4 कहाँ है, इसकी सेल देखनी है। ड्यूरिंग द ईयर्स 2016 से 19 तक देखना है, 19 तक, 2016, 17, 18, 19, 20 को हमें कैलकुलेट नहीं करना है और इनका डिफरेंस निकालना है, सिर्फ डिफरेंस निकालना है। तो सर एक एक का डिफरेंस निकाल लो। इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 40। इसका कितना है, 40। इसका कितना है, ये भी 40। इसका कितना है, 40। कितना हो गया, 160 हो गया। और इसने बोला है कि ऑल फिगर्स आर इन 100, तो 1600 के आसपास होगा। 1600 का एक ही ऑप्शन है भाई, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं था, ये भी सिर्फ मन में करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि कैलकुलेशन ही हमें इतनी ईजी दे रखी थी भाई, है ना। 200 में से 160 घटाओगे तो 40 से आएगा, कोई भी कर लेगा। तो इसलिए हमें फास्ट होना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये हमें टाइम बचाते हैं, इसकी वजह से हम जो बाकी लेंथी क्वेश्चन है वो ईजिली कर सकते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। पेपर में तो एटलीस्ट करने हैं, कोशिश करनी है, मॉक जितने भी आप लगाओ, PY को जितने भी लगाओ, उसमें कोशिश करनी है कि बिना पेन मतलब कि कॉपी में लिखे आपको करना है, ठीक है, तभी आप फास्ट हो पाओगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन भी हमारा टेबल का है। टेबल में हमें मार्क्स दे रखे हैं और टोटल मार्क्स दे रखे हैं और सब्जेक्ट दे रखे हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, IT। और पूछा है किस में हाईएस्ट परसेंटेज है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन 4 है और यहाँ पे 5 है, तो हम सिर्फ 4 के कैलकुलेट करेंगे, ये नहीं कि आप 5 को निकालने बैठ जाओ, ठीक है। तो IT का देखो, IT में 45 नंबर आए 60 में से, 45 नंबर आए 60 में से, तो परसेंटेज कितना बनेगा, कट कर लो, ठीक है। 450 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 75 आएगा, 75% बनेगी, ठीक है। इंग्लिश का देखो, इंग्लिश का 73 नंबर आए 100 में से, तो 73% आएगी। तो ये तो सिंपल, हाथ हो गया। इंग्लिश, हिंदी का देख लो, हिंदी में 56, कितने में से, 80 में से, 56 आए 80 में से, ठीक है। अब 70% आ गया। मैथ का देख लो, मैथ में 90 आए 125 में से, 90 आए 125 में से, 100, 4, 5, 72%। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, IT वाले की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या सीखना था, ये सीखना था कि यहाँ देखो मैंने यहाँ पे 100 लिखा है और फिर मैंने 0 को काटा है ना। यहाँ पे मैंने 100 लिखा और फिर मैंने 0 को काटा, यहाँ 100 लिखा फिर मैंने 0 को काटा। तो ये चीज़ आपको मन में करनी है, ठीक है। आपको सीधा आंसर लिखना है। आप सीधे लिख सकते थे कि 45 में से 60 है, तो 60 में से 0 तो कट जाएगा, तो यहाँ 10 बचेगा, या इसको सीधा 400, 450 रख देते, है ना। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है ना। जो इजी कैलकुलेशन है उसको आपको मन में ही सॉल्व कर लेना है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये वो तरीके हैं जिससे आप जो है टाइम अपना बचा सकते हैं और पेपर को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विद इन टाइम लिमिट। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, जो हम पेपर देते हैं उसमें क्वेश्चन कर पाना ही, अटेम्प्ट पूरे कर पाना ही, क्वेश्चन एक बार पूरा देख पाना ही बहुत बड़ा चुनौती रहती है, ठीक है। तो वो टाइम मैनेजमेंट ही है। आप कितने भी महारथी हों मैथ्स में, लेकिन आप क्वेश्चन पूरे देख ही नहीं पाए, क्वेश्चन पूरे सॉल्व ही नहीं कर पाए, तो फिर मार्क्स आप लेके नहीं आ पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आते हैं हाँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक टू 8400 टू द अमाउंट 11928 एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम। ये रेट हमें दे रखा है, ठीक है। कितने साल में ये अमाउंट जो है वो इतना बन जाएगा। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 8, 2, 5, 3, ठीक है। तो इतना मतलब अमाउंट जो है इससे यहाँ बढ़ के यहाँ पहुँच गया। आपको SI का फॉर्मूला पता है, P/R/T। अब ये चीज़ भी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको बराबर याद हो जाए बार बार, ठीक है। SI कितना है, इंटरेस्ट कितना आया, 3528 का आया। अमाउंट, स्टार्टिंग अमाउंट कितना था, इतना था। रेट कितना है, 7। टाइम हमें निकालना है। यहाँ पे मैंने 100 लिख रहा हूँ, लेकिन आप ये इसको मन में कर लेंगे, काट लेंगे, काट दो इसको भाई, 504 आएगा, ठीक है। और फिर इसको काटो तो ये 42 आएगा, ये इसको काटो तो 52 आएगा। 42 6 जा होता है 52, तो 6 साल टोटल अमाउंट।
6 साल में ये पैसा जो है यहाँ से लेके यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था, और अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो आप और फास्ट कर सकते थे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose diagonal is 4.8 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब देखो एक स्क्वायर दे रखा है और उसका डायगोनल दे रखा है, ये दे रखा है 4.8 मीटर। आपसे बोला है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, और साइड इसकी इक्वल होती है, ये आपको पता है। अब देखो आपको पता है, ये भी पता है कि ये सब 90 डिग्री पे कट करते हैं, परपेंडिकुलर होता है, तो आप इसमें पाइथागोरस लगा दो। एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 4.8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2.2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4.8 इंटू 4.8, 2 से कट कर दो 2.4 आया। ठीक है, अब देखो, अब बहुत से बच्चे इसको आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन वो हमें करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एस इंटू एस, मतलब एस स्क्वायर, मतलब ये ही है एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यही है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर निकल रहा है, तो क्यों दिमाग लगाओ। और दूसरी चीज़, अब देखो 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 आएगा। 2 कहीं दिख रहा है? 2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी हमें पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर 2 ऑप्शन सिमिलर होते तब हम कैलकुलेशन करते, लेकिन हमें ऑप्शन पहले ही सही मिल गया, तो हम कैलकुलेशन क्यों करें, है ना। तो यही आपको स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करना है इसी तरह से। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। अब देखो मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी टेस्ट तो पूछता है, ये तो इन्होंने बहुत इजी पूछ लिया। ठीक है, 2 का क्या होता है? 2 का ये होता है कि लास्ट में लास्ट डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए, अगर है तो वो 2 से डिविजिबल है। 5 का बोलता है लास्ट डिजिट जो है वो या तो 0 हो या तो 5 हो, दोनों केस में वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। चेक करते हैं, ये 4 है, 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं है। 5 क्या बोलता है? या तो 0 हो या तो 5 हो, नहीं है। अभी देखो ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इवन नहीं है, 5 से तो है, 2 से है लेकिन 5 से नहीं है। 0 जो है वो इवन भी है और 5 से डिविजिबल भी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, 7, 9 और 11 इन तीनों का तो आप याद कर लो। ठीक है, आपको मुँह ज़ुबानी आना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन बोलता है फाइंड द कोशेंट when mean proportional of 7 1/5 and 245 is divided by a even prime number। even प्राइम नंबर का क्या मतलब है? 2 से डिविजिबल होना चाहिए वो। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, क्या होता है? वो होता है रूट ए बी, बताया था। ए क्या है? ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, लगा दो फॉर्मूला। 7 1/5 क्या होगा? 36/5 और 245 कट कर लो 49, तो 36 किसका होता है? 6 का, और ये किसका होता है? 7 का, तो बाहर आ गया। कितना आंसर आ गया? 42 आंसर आ गया। 42 आंसर आ गया इसका, लेकिन क्या बोला है? अगर इवन प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा तब कितना आएगा? तो 2 से अगर डिविजिबल होगा 42 तो आंसर कितना आएगा? 21 आएगा। यही चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्योंकि यहाँ पे 42 भी ऑप्शन में दे रखा है, ये नहीं कि आपने 42 करके सीधा 42 टिक मार दिया, है ना। क्वेश्चन ध्यान से देना है, क्योंकि सिली मिस्टेक होने के सबसे ज़्यादा चांसेस यहीं पे होते हैं। ठीक है, साथ साथ आपको मैं और जो मैंने पहले ही बताया है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, अगर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का पूछे, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है b² / a। मतलब आपको एक नंबर दे रखा है, 2 नंबर दे रखा है, और आपसे बोला कि थर्ड जो है प्रोपोर्शन वो बताओ कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। सेम का फोर्थ प्रोपोर्शन का होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल का होता है b/c/a, ये चीज़ है। और दूसरा अरिथमेटिक मीन भी आपको बताना चाहिए। ठीक है, अरिथमेटिक मीन
वो होता है a प्लस बी बाय 2, और वहीं हार्मोनिक मीन जो होता है उसका आप सीधा फॉर्मूला याद रखो, 2ab अपॉन a प्लस बी। ये फॉर्मूले कुछ आपसे पूछते हैं तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ताकि दिक्कत ना हो फ्यूचर में। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा बार्स ग्राफ से रिलेटेड है। हमें दे रखा है कि ABC की एक मैगजीन है जिसकी ग्रोथ हुई है जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपसे बोला गया है अक्टूबर से दिसंबर तक देर वॉज ए इवन ग्रोथ रेट। ठीक है, आपको एवरेज निकालना है और करेक्ट अप टू 1 डेसिमल, मतलब कि अप्रॉक्स आपको निकालना है। तो देखो, इवन ग्रोथ रेट का फॉर्मूला किसी को याद नहीं रहता। ठीक है, उससे सिंपल ये है कि आपसे अक्टूबर टू दिसंबर पूछा, मतलब 3 महीने का पूछा, इसका, इसका और इसका, तो इजी है, निकाल लो। 204933 में से 20189 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4474। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6952। ठीक, अब निकाल लो, पहले वाले का पहले वो निकाल लो। 4744 है, और बेसिक कितना था, बेसिक कितना था 200189 इंटू 100। ठीक है, अब देखो लगभग ये दुगना है, लगभग इतना है, दुगना है, पर 2 से ज़्यादा है, क्योंकि देखो 47 आ गया ना, तो 2 से ज़्यादा है। समझ रहे, इस चीज़ को समझो। दूसरा निकालते हैं, 6952 इंटू 100 अपॉन, इस पे निकालेंगे 204933। अब ये किससे है, ये इससे तिगना है, लेकिन 69 है तो 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है। अब इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो एक अगर 2 से ज़्यादा है, एक अगर 3 से ज़्यादा है, तो इनका एवरेज कितना आएगा, 2.5 आएगा, लेकिन ये 2.5 से ज़्यादा होगा, 2.5 से ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको, अगर अप्रॉक्सीमेशन लेके चलोगे तो ये होगा। अब देखो 2.5 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है, तो 3 वाला तो सबसे पहले कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और 2.5 से ज़्यादा है तो ये भी कैंसिल हो गया, तो एक ही हमारा ऑप्शन बचा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन का भी यूज़ करना है, ये नहीं कि आप इसको कैलकुलेट करने चले जाओ, क्योंकि भाई उन्होंने दिया ही इस विचार से है ना कि आप कैलकुलेशन में फंस जाओ, पीछे क्वेश्चन ना देख पाओ। ठीक है ना, तो स्मार्टली आपको करना है। मतलब मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, अगर आपको मतलब कोई और मेथड, क्योंकि इवन ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है, अगर वो आपको पता है, वो आप याद कर सकते हो, तो वो और भी अच्छी बात है ना। लेकिन वही है ना कि पता नहीं होता भाई कब एसएससी जो है कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए मैं इस मेथड से करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। आते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के लिए मैंने आपको बता रखा है, सिंप्लीफाई के लिए आपको बॉड मास का रूल फॉलो करना है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट सबसे पहले ये, इसका आंसर 30 आएगा। उसके बाद ऑफ, ऑफ का मतलब था मल्टीप्लाई, तो इसको कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ गया 40 आ गया, माइनस इसका कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 35/3। ठीक है, बाहर है 1020 डिवाइड में। ठीक है, तो 1020 डिवाइड में एलसीएम लोग 120 माइनस 35, 85/3, तो कितना आएगा 120, 1020 इंटू 3। ठीक है, इसको काटा 5 से 17 आया, इसको काटा 5 से तो 204 आया, 17 से काटा तो 17 एकम 17, 12, 12 इंटू 3 कितना है 36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को आपको ध्यान से सॉल्व करना है। जो चीज़ जितनी सिंपल होती है भाई, उसमें सिली मिस्टेक होने की सबसे ज़्यादा चांसेस होती हैं, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इफ़ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज़ 25:144। अब देखो भाई, यहाँ पे पूछ लिया आपसे क्या, यहाँ पे पूछ लिया आपसे सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट।
किसका? सिमिलैरिटी का। और सिमिलैरिटी का सिंबल होता है ये, ठीक है। या तो ये दे देगा या तो सिमिलर लिख देगा। सिमिलैरिटी का रूल ये बोलता है कि भाई साइड जो होती हैं पहले ट्राइंगल की, साइड जो होती है दूसरे ट्राइंगल की, वो इक्वल होती है एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल के अंडर रूट से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें भी वही निकालना है, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालनी है। तो मतलब क्या है, इनका अंडर रूट कर दो, इनका अंडर रूट कर दोगे यहीं पे तो 1 5 आ जाएगा, 1 12 आ जाएगा। तो 5 और 12 हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ में ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि सिमिलैरिटी में ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एरिया और साइड का, क्योंकि साइड तो साइड अगर साइड का देखेंगे हम तो साइड तो इक्वल हो जाएगी ना, साइड 1 उसके साइड 3 और 4 के इक्वल हो जाएगी। लेकिन इसमें ही कॉन्सेप्ट बनता है ना भाई, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये साइड 1 साइड 2 मैंने लिख दिया है, लेकिन ये एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक ट्राइंगल होता है, वो दूसरा ट्राइंगल होता है, उसके साइड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 different companies PQRS&T मैन्युफैक्चर प्लास्टिक एंड वुडन बैट्स, प्लास्टिक के और वुड के बैट्स बनाते हैं, और उनको ब्रांड ए और ब्रांड बी करके नाम दे रखा है, ठीक है। और ईच कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है 1 लाख बैट, ठीक है। और आपको आंसर देना है, टेकिंग ऑल द कंपनीज टुगेदर हाउ मैनी प्लास्टिक बैट ऑफ ब्रांड बी, प्लास्टिक बैट ऑफ ब्रांड बी हैज़ बीन मैन्युफैक्चर। अब देखो आपको दे रखा है वुडन बैट, जाहिर सी बात है 65% अगर वुडन बैट है तो प्लास्टिक बैट कितना होगा, प्लास्टिक बैट 35% होगा, यहाँ 30% होगा, 40% होगा, यहाँ 30% होगा, और यहाँ 50% होगा, ठीक है। दो ही तरह के बैट होते हैं, या तो वुडन होगा तो प्लास्टिक होगा, समझ रहे हो। तो वुडन अगर 65% है तो प्लास्टिक 35% होगा। अब देखो ब्रांड ए जो है वो 3 रेशियो में है और ब्रांड बी जो है 7 रेशियो में, हमें क्या निकालना है, ब्रांड बी निकालना है। तो ब्रांड बी को घेरा कर लो पहले ही मन में, ठीक है, और निकाल लो आप 7 रेशियो टोटल 10 में से कितने, 35% का, ठीक है। हम देखो परसेंट में इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि 1 लाख बैट है, तो बाद में हम 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई इशू नहीं है। काट लो 2 सत्ते, तो ये 49/2 यानी कि 24.5%, ठीक है। इसका निकाल लो 8/15 और 30 में से, ईजी है 16। इसका निकाल लो 6/25 में से कितना, 40, कट कर लो 5 और 8 कितना आया, 48/5 यानी कि 9.6, ठीक है। इसका निकालो 8/15, ठीक है, इंटू 30%, कट कर लो 16, ये भी आ गया। और इसका निकाल लो 3/5 इंटू 50, कट कर लो 30, इसका आ गया। अब इन सबको जोड़ लो, क्योंकि हमसे टोटल पूछा है ना, जोड़ लो 24.5, 16, 9.6 और 16 और 30, ये आ गया 96.1, तो 96.1 वाला यही आंसर लग रहा है। इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना था इस चीज़ को, ठीक है। आपको क्वेश्चन को वॉल्यूम देख के नहीं पहचानना है, क्या पूछा है, क्या दिया है, और कितना कठिन कैलकुलेशन है, उसके बेसिस पे आपको जज करना है, ठीक है। अगर कठिन कैलकुलेशन है तो उसे लास्ट में करना है, ठीक है। आप मार्क ऐसे रीड करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और अगर इजी कैलकुलेशन है तुरंत करके ख़त्म करो, ठीक है। ये भी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 50 एंड 60, ठीक है। या तो आप उसको फॉर्मूले से कर लो, और या तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 50 और 60 के बीच में कौन कौन से होते हैं। 53 हो गया, जोड़ के चलो, दिमाग दिमाग से काउंट करके चलो, 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया,
71 हो गया और 73 हो गया, 73 हो गया, और तो कोई है नहीं, क्या इसको जोड़ लो, 38, 384 एवरेज पूछा यहाँ पे, तो 384 डिवाइड बाय 6, 36, 64 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम अप्रोच करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में हमें बोला है एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और ABC में एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये ABC ट्राइंगल है, ठीक है, ABC। साइन ए जो है, ये वाला ए एंगल जो है वो हाफ है, तो ए की वैल्यू कितनी है? साइन हाफ कब होता है? जब साइन कितना होता है? 30 होता है। ये एंगल 30 हो गया, ये एंगल 30 हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया? ये 60 हो गया। हमसे पूछा है कॉस 60। अब आपको पता है साइन 30 और कॉस 60 सेम ही होते हैं मेरे भाई। साइन 60 कॉस 60 सेम होता है कितना? 1/2, तो 1/2 आंसर हो गया। इसमें हमें कुछ डायग्राम वगैरह देखने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। कॉस 30 साइन 60 सेम होते हैं, कितने होते हैं? 3/2। तो वैसे ही साइन 30 कॉस 60 भी सेम होते हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, सिंपल आप कर सकते थे। और वैसे अगर आप मतलब अगर आपको नहीं उस समय समझ में आ रहा तो आप सिंपल सी बात है, ठीक है, अगर आपको एंगल नहीं मिल रहा है तो आप फिर करोगे कि क्या बोलते हैं, साइन ए को क्या क्या बोलते हैं हम? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। तो साइन क्या होता है हमारा? P/H होता है, ठीक है, मतलब ये हमारा P है, ये हमारा H है, ठीक है। तो वैसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो उस तरह से हम कर सकते हैं। दो तरीके हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब एकदम से क्लिक नहीं करने लग जाएगा स्टार्टिंग में। अगर कोई फ्रेशर बच्चा होगा तो एकदम से क्लिक नहीं करता है, जब वो प्रैक्टिस करता रहेगा तब एकदम से क्लिक करता है ना, तो वही चीज़ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई पूछा है, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। देखो ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब ये ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, और इन दोनों ये ए बी होगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो मतलब आपको ये चीज़ दे रखी है और ये चीज़ दे रखी है, तो दोनों जब आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा? ए माइनस बी बचेगा, तो माइनस कर लो। कितना है? ईजी था, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं था, तो ये आप मुँह ज़ुबानी कर सकते थे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हमें दो लाइंस दे रखी हैं और हमें बताना है कि कौन सी जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब ये दो लाइन जो हैं वो उनका फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा और यूनिक नहीं होगा, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा, या यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो मैंने आपको बताया है कि क्या बताया है अगर मैंने आपको 3 केसेस बताए हैं। अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो उनके कोफिशिएंट जो हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो तीनों कोफिशिएंट जो हैं वो इक्वल होते हैं, और अगर नो सॉल्यूशन चाहिए तो दो जो होते हैं कोफिशिएंट वो इक्वल होते हैं, जो कांस्टेंट वाला होता है वो इक्वल नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। और क्या बताया है मैंने आपको कि ये जो यूनिक सॉल्यूशन है यही हमारा इंटरसेक्टिंग होता है। इंटरसेक्टिंग कैसे? अगर दो लाइन आपस में कट कर रही हैं तो ये यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? कोइंसाइड कर रही है अगर लाइन। कोइंसाइड का मतलब क्या है? एक लाइन जो है वो दूसरी उसी लाइन के ऊपर है, ठीक है, तब आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। और अगर दोनों लाइन पैरेलल है
क्या है, पैरेलल, तब आपके नो सॉल्यूशन बनेगा। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब यहीं देख लो, अब ये A1 A2 क्या है, जो पहली लाइन का x का कोफिशिएंट होता है उसको A1 बोलते हैं, जो y का कोफिशिएंट होता है उसको B1 बोलते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसको C1 बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ये A2, ये B2, ये C2। आप देख लो, A1 A2 करो, A1 कितना है 0.14 और A2 कितना है ये A2 कितना है 0.3, और वहीं आप B1 B2 ले लो तो 0.16 है, और ये कितना है 0.12। ठीक है, कट कर लो, 4 3 4 3, A1 A2 तो इक्वल आ रहा है। अब C1 C2 देख लो, C1 कितना है 1.7 और C2 कितना है 3.4, 1/2 आ रहा है। मतलब A1 इक्वल टू A2 B1 से इक्वल हो रहा है, लेकिन ये C1 C2 से इक्वल नहीं हो रहा। तो मतलब हमारा कौन सा है, हमारा ये नो सॉल्यूशन है, पैरेलल है, जाएगी दोनों लाइंस। क्लियर। तो इस तरह से आपको चेक करना होता है। ये तीनों कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज नहीं होता लेकिन आंसर पूछता है। मैंने एक दो क्वेश्चन कराए भी हैं पिछले सेशंस में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है एस बोरोड, एस एक बंदा है, उसने कुछ अमाउंट बोरो किया किससे, आर से, एंड प्रॉमिस टू पे हिम 8% इंटरेस्ट, और प्रॉमिस किया कि 8% ब्याज देगा भाई। देन एस इन्वेस्टेड द बोरोड अमाउंट, जो जितना पैसा उसने उधार लिया उतना उसने स्कीम में लगा दिया, और उसके ऊपर उसने ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5% आफ्टर पेइंग आर। आफ्टर पेइंग आर, आर को देने के बाद भी 5% का प्रॉफिट कमाया उसने। ठीक है, आर को कितना दिया, 8% दे दिया, उसके ऊपर भी 5% कमाया। तो प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट, हाउ मच परसेंटेज आर वुड हैव गेन, आर ने कितना गेन किया होता अगर उसने पूरा अमाउंट जो है डायरेक्टली इन्वेस्ट किया होता। ठीक है, मतलब आर ने एस को पैसा ना देके पूरा अमाउंट खुद ही इन्वेस्ट कर दिया। तो सिंपल सी बात है, जितना एस ने कमाया है उतना ही आर कमाता। देखो एस ने 8% तो उसको दे दिया और 5% कमाया, तो मतलब क्या है 13% टोटल कमाया, तो 13% ही तो आर को फ़ायदा होता, तो वही तो आंसर होता। इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, और आप क्वेश्चन देख लो, इतना लंबा खींचा हुआ है क्वेश्चन, आंसर क्या था, कुछ नहीं था। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद क्या पूछा है वो देखना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक है, आते हैं आगे। आगे क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, आप फॉर्मूला लगाओगे दिमाग खर्च करोगे, कुछ नहीं। आपको सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करनी है, आपको पता होना चाहिए tan 60 क्या होता है, cos 30 क्या होता है। ठीक है, और sec तो मैंने आपको बताया, sec किसका उल्टा होता है, sec cos का उल्टा होता है। और यहीं ठीक है, ये चीज़ है। tan 60 कितना होता है, tan 60 √3 होता है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 कितना होता है, 3/2 होता है, तो sec कितना होगा, 2/√3 होगा। ठीक है, cot कितना है, cot tan का उल्टा होगा तो 1/√3 होगा। ठीक है, अब देखो cos 30 है, ये 90 माइनस थीटा लग जाएगा तो ये साइन कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। वैसे ये कितना बन जाएगा, ये cos 60 बन जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर 60 हो जाएगा। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, और cos कितना होता है, ये होता है 1/2। ठीक है, तो पहले ये वाला ब्रैकेट, ये वाला पोर्शन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4 यानी 2/4 यानी 1/2। अब ये वाला पोर्शन देखते हैं। ठीक है, तो 4/3 √3 का स्क्वायर मतलब 3। ठीक है, प्लस 3 √3/2 का स्क्वायर 3/4। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 2/4/3 माइनस 3/4, और 1 इसका क्या है 1/3 आएगा। आप इसको कट कर लेते हैं फटाफट जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, ये कट गया और ये कट गया, तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 12/4। अच्छा,
9/4, और फिर बटा 8/3, फिर बटा 1 - 4। अब ये जो 4 दोनों सेम है तो इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 - 1/4 मतलब 8/4 आएगा ये। 8/4 यानी कि 2। तो ये इसका आंसर 2 हो गया। तो क्या बचा? 4 + 2 - 8/3, 6 - 8/3 यानी कि 3 × 18, 18 - 8/3 यानी 10/3। 10/3 कितना होता है? 6/2। 3 × 18। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? अच्छा, हाँ 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 हाँ, यस। अभी हमने ये सॉल्व कर लिया, ये तो देखा ही नहीं, है ना। तो क्या है इसके बीच में? ये है डिवाइड। तो 10√3 डिवाइड बाय 1/2। ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा तो ये 20√3 हो जाएगा। अब आया ना आंसर, ना 6 2/3। वही मैं सोचूं आंसर क्यों नहीं निकला। जैसे ये मैंने सिले मिस्टेक की, ऐसे आपको नहीं करनी है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान देना है ना। क्योंकि मैं भी क्या है, मैं भी फास्ट करने के चक्कर में, टाइम बचाने के चक्कर में कभी कभी सिले मिस्टेक भूल जाता हूँ। तो वही चीज़ थी, वही चीज़ मैंने गलती करी। लेकिन मैंने ये क्या, तुरंत देख लिया भाई कि ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा, फटाफट मैंने देखा क्या गलती कर रहा हूँ मैं, और मैंने उसको सुधार लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। ये नहीं कि आपने मतलब कि आपने यहाँ पे, पता है क्या होता है, यहाँ पे हमें खुद पे भरोसा नहीं होता। हम बोलते हैं यार आंसर ये आगे ये कहीं दिख नहीं रहा है, तो हमने कहीं गलती तो नहीं करी, तो हम वापस से काट के वापस करने लग जाते हैं, फिर और टाइम जाता है कि नहीं। ठीक है, तो या तो आपने सही में गलती करी होगी तो आंसर नहीं निकल रहा होगा, तो आपको क्या करना है, एक बार करने के बाद आपको लास्ट में चेक करना है उसको। ठीक है, तुरंत नहीं चेक करना है, क्योंकि उस टाइम क्या है, दिमाग जो है इतना मतलब जल्दीबाजी के चक्कर में होता है कि बहुत कंफ्यूज होता है वो। ठीक है, तो आप उसी में दिमाग लगाते रहोगे तो वो नहीं सॉल्व होगा बार बार। तो आप जो है मतलब कि वो थोड़ा डल होने लग जाएगा दिमाग, है ना, एक्टिव कम रहने लग जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि अगले क्वेश्चन कर लो, फिर आके लास्ट में चेक कर लो। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, एंगल ए दे रखा है हमें 80 डिग्री। ठीक है, बता देता हूँ। एक ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, दो साइड हमें इक्वल दे रखी हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये हमें 80 दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये साइड दोनों इक्वल है, तो इनके सामने वाला जो एंगल है ये वाला, और इसके सामने वाला ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है सिंपल सा, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। आपको पता है कि तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। 80 + x 2x, 100 = 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 50। इसमें कुछ था नहीं, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको किया है, ताकि अगर मतलब कभी कभी बेसिक भी ज़रूरी है ना, तो वही उसी चीज़ के लिए मैं समझाने के लिए। और कौन सा ट्राइंगल है ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि दो साइड इक्वल है। जिसकी 3 साइड इक्वल होती है वो इक्विलेटरल होता है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट इज 75% ऑफ द मार्केट प्राइस, कैलकुलेट द गेन परसेंटेज आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम जो बेसिक लिख चलते हैं वही लेते हैं। MRP हमने मान लिया 100, CP कितना दिया है कि 75% है, तो मतलब 75 होगा। 100 का 75% कितना होता है, 75। और हमें बोला है कि डिस्काउंट दिया 15% का, तो मतलब SP कितना रहा होगा, SP रहा होगा 85। 15% का डिस्काउंट दिया ना भाई, तो 85 हो गया। अब हमें गेन परसेंट निकालनी है। गेन परसेंट मैं क्या बताया था, किस पे होती है, CP पे होती है, बताया था। तो कितना का फ़ायदा हुआ, 10 का फ़ायदा हुआ। 10 का फ़ायदा किस पे हुआ, 75 पे हुआ। तो कितना बनेगा भैया, 4/3, 40/3 यानी कि 13.33%। क्लियर। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना होता है। बेसिक लेके चलो, कोई फॉर्मूला कुछ याद मत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को भी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तेईस क्वेश्चन बोलता है, दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ABC और RPQ। ठीक है, हमें बताना है कि PQ साइड जो है वो किससे कॉन्ग्रुएंट होगी। अब देखो, कॉन्ग्रुएंसी का मैंने क्या बताया था कि पहली बात तो सिंबल ये होता है, ये चीज़ रखना है। और कॉन्ग्रुएंसी का नियम ये है
कि जिस तरह से ट्राइंगल लिखे गए हैं जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में कॉन्ग्रुएंसी होगी। मतलब कि ABC अगर ऐसा है तो इसके सिमिलर जो इसके कॉन्ग्रुएंट जो ट्राइंगल होगा वो भी ऐसा होगा। कैसा होगा? R यहाँ आएगा, P यहाँ आएगा और Q यहाँ होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर AB किससे इक्वल होगा? AB इक्वल होगा RP से। BC किसके इक्वल होगा? BC होगा PQ से। और AC किससे होगा? वो होगा RQ से। तो PQ से कौन सा है? PQ से है हमारा BC। पहली बात तो ये चीज़ है ना। इसी सीक्वेंस में हमारे एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। मतलब एंगल A जो है वो R से इक्वल होगा, B जो है वो P से इक्वल होगा और C जो है वो Q से इक्वल होगा। जिस सीक्वेंस में लिखा जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को, उसी सीक्वेंस में साइड इक्वल होती है और उसी सीक्वेंस में एंगल भी इक्वल होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कॉन्ग्रुएंसी के केस में। और इन दोनों ट्राइंगल का आपस में एरिया भी इक्वल होगा, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी के केस में सिमिलर में अलग होता है, सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट अलग होता है, वो रेशियो में आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आते हैं 24th क्वेश्चन पे, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अ थीफ इज नोटिस बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। एक पुलिस वाले ने चोर को देखा 200 मीटर दूर है। थीफ जो है भागना शुरू किया, पुलिस वाला भी उसके पीछे। थीफ उसके आगे, पुलिस वाला उसके पीछे। थीफ भागा 10 किलोमीटर की स्पीड से और पुलिस वाला भागा 11 किलोमीटर की स्पीड से। तो देखो, अब भागे दोनों सेम डिस्टेंस में होंगे, ये तो कॉमन सेंस है, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आपको समझना है। अगर चोर पुलिस भाग रहा है तो एक ही डायरेक्शन भाग रहा होगा ना, अलग अलग तो भाग नहीं रहोगे। आप बोलो चोर यहाँ भाग रहा है, पुलिस यहाँ भाग रहा है, ऐसा तो होने का नहीं। चोर भी यहीं भागेगा, पुलिस भी यहीं भागेगा। ठीक है, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड दोनों की माइनस होगी। तो 11 में से 10 माइनस करोगे तो 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 100,000 मीटर जो है वो 60 मिनट में कवर कर रहे हैं, ये इसका कहने का मतलब है। क्लियर? अब उसने बोला है कि दोनों के बीच डिस्टेंस 9 मिनट बाद कितना होगा। 9 मिनट बाद कितना होगा दोनों के बीच में? अभी डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर है। 9 मिनट बाद कितना होगा? 9 मिनट का निकाल लेते हैं। 60 मिनट का कितना है? 1000। तो 9 मिनट का कितना होगा? 9 मिनट का होगा 1000/60 इंटू 9। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 3। ठीक है, और 2 से ये कट गया, 50 50 दिया, 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर कवर कर लिया। 200 मीटर डिस्टेंस था दोनों के बीच में और 150 मीटर भैया 9 मिनट में पहुंच गया। तो कितना बच गया? 50 मीटर ही तो बच गया। समझे? 200 में से 150 मीटर उन्होंने कवर कर लिया 9 मिनट के अंदर, तो बच गया 50। तो यही हमारा क्वेश्चन था, इस तरह से करना था हमें। ठीक है, ये बेसिक है। आप फॉर्मूला लगा के करोगे तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, और नॉर्मल वैसे भी करोगे तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें पूछा ये किसके इक्वल है, और ये फॉर्मूला मैं आपको फिर से करा चुका हूँ, अभी जस्ट मैंने कराया, अगर आपको याद हो तो। देखो, ये A² बन रहा है, ये B² बन रहा है और ये बन रहा है A इंटू बी बनना है। अभी कौन सा कराया मैंने कि A³ माइनस B³ इक्वल्स टू A माइनस B, A² प्लस B² प्लस AB। ठीक है, यही बन रहा है कि नहीं बन रहा? वही फॉर्मूला, बस ध्यान रखना ये प्लस था, अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस बन जाता। ठीक है, अब देखो, तो ये किसका इक्वल होगा भाई? ये जो है ये किसके इक्वल होगा? ये होगा A³ माइनस B³ अपॉन A माइनस B के, है कि नहीं? अब A माइनस बी क्या है? A माइनस बी है 1.55 माइनस 0.55, मतलब 1। नीचे 1 है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब वही है भाई, A³ माइनस B³। A³ माइनस B³ कहाँ है? A³, ये तो स्क्वायर है, ये A³ माइनस B³ मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो है वो कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार ये फॉर्मूला पूछा गया है, और कितने सेशन में हमने अभी तक जितने भी सेशंस किए हैं उसमें बार बार ये फॉर्मूला रिपीट हुआ है। तो इस फॉर्मूले को भाई आप गांठ बांध लो, याद कर लो, दिमाग में घुसा लो, चाहे ले के प्रैक्टिस करो, लेकिन याद कर लो।
जितने भी फॉर्मूले मैं आपको करा रहा हूँ ये बार बार रिपीट होंगे, ये याद कर लो, सिर्फ यही याद कर लो, बाकी कुछ एक्स्ट्रा मत याद करो, ठीक है। और आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, आपने इससे कुछ सीखा होगा। और अगर किसी बंदे को या किसी भी लड़के लड़की को किसी भी क्वेश्चन का ईजी वे में सॉल्यूशन पता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है, ताकि उससे मैं भी कुछ सीखूं और जो इस वीडियो को देखेंगे आने वाले वीडियोस को, वो बच्चे भी उससे कुछ सीख सकें। तो यहीं पे ये सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच अंत तक बने रहने के लिए, एंड राधे राधे सभी को।